Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hussein Munib, and today we are going to start our new semester. The first lecture is on food service management. Basically, ये HND 509 509 कोर्स है। सर आमिर के पास है, सर आमिर इसका मिड करवा रहे हैं। तो एक जनरल गाइडलाइन यही होती है कि आप इनको इन चीज़ों को समझते हो और उसके बाद अपनी वर्डिंग को स्लाइड्स के मुताबिक लेके चलते हो। ठीक है, मेरे नोट से आप लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे। ओके, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, एंड आफ्टर यू गॉट द कॉन्सेप्ट, द सेकंड थिंग विल बी कि आप इन स्लाइड्स को रिवाइज करोगे और वहां से अपने आप अपने जो वर्डिंग है, अपना जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, उसको सिंक्रोनाइज करोगे। इन दैट वे यू कैन गेट मार्क्स। ठीक है, सीधा सीधा बातें जो बहुत ज्यादा जिन पे बात करने की जरूरत है वो मैं बताऊंगा, बिकॉज यू आर इन फिफ्थ सेमेस्टर, तो हर चीज एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। फूड क्या होता है आपको पता लग गया कि जब हम कोई भी ऐसी चीज जब इंजेस्ट करते हैं तो वो हमें आगे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, जो कि हमारे यानी कि बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसिटी होती है। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड कंट्रोलिंग द अफेयर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मामला है उनको संभालना मैनेजमेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर होता है कि इट इन्वॉल्व स्ट्रेटजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू कोऑर्डिनेट एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव यूजिंग रिसोर्सेज लाइक फाइनेंशियल, टेक, ह्यूमन। आपको ये बातें समझ आती हैं। एक स्ट्रेटजी है जिसमें हमारे पास कुछ है, हम क्या कहते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें या उसके लिए कुछ चाहिए होता है और फिर हम उससे कुछ बनाते हैं। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या मिल रहा है? उसमें सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, वो सर्विस हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, किसी भी एक चीज का प्रोडक्ट है। तो रॉ मटेरियल उसके लिए क्या होगा? हमारे रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, टेक, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन। तो रॉ मटेरियल यानी कि जिससे अंडा है, कच्चा अंडा है, उससे हमने पकाना है अंडा। ठीक है, तो कच्चा अंडा हमारा रॉ मटेरियल होता है, पका पका हुआ अंडा हमारा प्रोडक्ट होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे लोग, हमारे रिसोर्सेज, हमारे पैसे पैसे जगह, जो भी चीज है जो रिक्वायर्ड है, दैट इज रॉ मटेरियल, उसको कन्वर्ट करना है हमने सर्विसेज के अंदर। ठीक है, सर्विसेज कौन दे रहा है? एम्प्लॉयज दे रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज की सर्विस। अब इस सारे स्टेप को ऑर्गेनाइज करने का नाम मैनेजमेंट है। ठीक है, इस तरह ये दो पॉइंट इसके अंदर की पॉइंट्स हैं। पहला, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब वो जो काम कर रहे हैं, दैट इज द प्रोडक्ट, कोई भी काम कर रहे हैं। ठीक है, किसको इस्तेमाल करते हुए? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमारा क्या है? रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन। ठीक है, और पर्पस क्या होता है कि हम अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन दैट अडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजमेंट इज लाइक, अब यूनिवर्सिटी की आप फर्ज कर लो, यूएफ की मैनेजमेंट आप समझे कि एलएमएस है, 4 साल मतलब 20 साल से वही चल रहा है। तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर मैनेजमेंट। प्रॉपर मैनेजमेंट क्या होती है कि आज की जरूरत के मुताबिक उसको अपडेट किया जाता है, उसकी चीजों को मॉडिफाई किया जाता है, आज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक फंक्शन का मतलब होता है कि वो चीज जो अपने आप को हालात के मुताबिक चेंज कर सके। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट चेंज होता है जैसे, या कोई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरियात जैसे बदलती हैं, उसके मुताबिक मैनेजमेंट की चीजें जो है वो बदलती हैं। ठीक है, अब इनमें स्किल्स कौन सी चाहिए? प्लानिंग। सबसे पहले आप प्लान करते हो। ठीक है, कोई भी आपने काम करना है, आप उसको प्लान करते हो, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हो। प्लानिंग, जिस तरह अब हम एक गेट टुगेदर कर रहे हैं एकेडमी का, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या कहता है कि वी प्लान, ओके, थिंग्स शुड बी दिस वे। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का क्या मतलब होता है कि हमने देख लिया कि अच्छा प्लान हम ये कर रहे हैं कि हमने गेट टुगेदर करना है। उसमें उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी कि उसके अंदर हमने बता दिया कि भाई ये 6 काम है जो हमने उसके अंदर करने हैं। ठीक है, अब 6 काम को कौन करेगा? लीड करना है। ठीक है, हर बंदे की जिम्मेदारी लगा दी तुमने, इस काम को लीड करना है, तुमने जो है वहां पे जाके बुकिंग करवानी है, उसको रजिस्टर करना है, तुमने जो हमने प्राइजेस बनाए हैं उसको लीड करना है। तो हमने पहले प्लान किया, फिर ऑर्गेनाइज किया, अब लीड कर रहे हैं। और एक बंदा जो है वो कंट्रोल करेगा। कंट्रोलर क्या होता है कि जो सारा हर एक को देख रहा है। ओके, तुमने ये इतना करना है, तुमने इस तरह करना है, तुमने उस दिन यहाँ जाना है। ठीक है, तो हमने प्लान किया, उसके बाद ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने ड्यूटीज लगा दी, वो लीड कर रहे हैं, लीड करने के बाद उस सारे ओवरऑल उस प्रोसीजर को कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद कम्युनिकेटिंग, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। कि अगर एक बंदे को पता है कि आज ये काम नहीं हुआ, तो वो सारों को पता होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द की। तो हर एक को पता हो कि दूसरे के जिम्मे क्या काम है, कब तक वो हो जाएगा, क्योंकि स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है। तो पहला बंदा दूसरे को कम्युनिकेट करे ताकि दूसरा अपना काम शुरू करे। ठीक है, एंड एट द एंड फाइनल अगर कोई इशू आता है तो डिसीजन मेकिंग की जाए और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाए। ठीक है, कोई इशू आ रहा है उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करके उसको सॉल्व करना। आप इसकी जब स्टोरी बना लेते हो, यू विल नॉट फॉरगेट दीज वर्ड्स। अगर आपको पूछा जाता है कौन सी स्किल चाहिए और आप इनमें से एक दो भी मिस करते हो, तो वो कैंसिल कर देते हैं या आपके नंबर काट जाएंगे। ठीक है, तो मेक अ स्टोरी एंड दैट जस्ट गो विद दैट। ठीक है, अच्छा,
लेवल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली तीन लेवल की मैनेजमेंट होती है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, एक मिडिल लेवल और एक लोअर लेवल। जो टॉप लेवल होते हैं ये तो हाईएस्ट लोग होते हैं ना, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है। इनका काम काम करना नहीं होता, मतलब ये बैठ के खुद जाके अगर बाजार जाना है तो ये नहीं जाते। इनका काम क्या होता है कि इनका बताना होता है कि मैं जैसे मैं हूँ, मैं अपने इधर न्यूट्रेडिक्स के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट मैं खुद हूँ। ठीक है। आई एम चीफ एग्जीक्यूटिव, तो मैं ये बताऊंगा कि हमारे एकेडमी के गोल्स क्या हैं, प्लान बनाऊंगा, स्ट्रेटजीज दूंगा, पॉलिसीज दूंगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई और बंदा किसी के सामने मुझे अपने ये इस न्यूट्रलिस्ट को प्रेजेंट करना है तो आई विल बी द वन प्रेजेंटिंग। ठीक है। मैं बताऊंगा कि इसके क्या इदारा, क्या ये इदारा क्या है, क्या कर रहा है। स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है। स्टूडेंट इज अ स्टेक होल्डर, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। ठीक है। इसी तरह कस्टमर, एम्प्लॉय, वर्कर्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है। और हमारे सप्लाई देने वाले, ऑल ऑफ दोज आर स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब ये नहीं कि कोई बंदा पैसे वाला बंदा है और वो काम कर रहा है। स्टेक होल्डर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी वजह से वो इदारा कंटिन्यू है, चल रहा है। ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर आती है। तो ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, दीज आर द एग्जीक्यूटिव, ये अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, रूल्स रेगुलेशंस, उसकी जो प्लान है, स्ट्रेटेजीज है, उसको डिफाइन करके। और अगर किसी स्टेक होल्डर से, किसी डीलर से, किसी से बात करनी है, किसी के सामने अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करना है, तो दीज विल बी द वन। मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है जो कि सेकंड हायर होती है, और ये होते हैं कॉर्पोरेट लेडर। लेडर का मतलब होता है जिसका मैनेजर होता है, मतलब एक हॉस्पिटल जो होटल है उसका एक होता है हेड। तो उसके बाद होते हैं जो मैनेजर आते हैं। जैसे हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आ जाता है? हामिद आ गया, मुनीब आ गया। दे आर द लीडिंग पर्संस, लाइक लाइक इफ आई एम नॉट डायरेक्टली अवेलेबल, तो वो लोग आपको टॉप रीच होते हैं। ठीक है। और आप लोगों तक, अब मैं तो फिलहाल आप लोगों से डायरेक्ट बात करता हूँ ना। सपोज कर लेते हैं कि हम आपके जिसे CR GR रख देते हैं। ठीक है। तो दे आर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कि मुझे डायरेक्टली एक एक बंदे से ना पूछना पड़े भी क्या मसला है, क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है। आई विल डायरेक्टली आस्क द मैनेजर। मेरी तरफ से कोई ऑर्डर है तो वो मैनेजर या जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल वालों को पहुंचा देगी। और अगर उनकी तरफ से कोई इशू या कोई कंसर्न है तो वो मेरे तक पहुंचाएंगे। तो दीज आर द मिडिल वंस, जो कि लोअर और हायर के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं। थर्ड इज द लोअर लेवल मैनेजमेंट। बेसिकली लोअर लेवल मैनेजमेंट में होते हैं जो हमारे टीम लीडर्स, वर्कर्स, फॉरमैन, जो भी बाकी जितना भी अमला लोअर लेवल पर आएगा, जो डायरेक्टली काम कर रहा है, बाजार जा रहा है, कंप्यूटर पे बैठा डिजाइनिंग कर रहा है। ठीक है। कोई नोट्स बना रहा है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बंदा जो सबसे लोएस्ट है। कोई स्वीपर भी है, वो भी आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आता है। और ये आपस में भी कम्युनिकेशन करते हैं और अपने से मिड ऊपर वाले से भी कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। और उन्हें फीडबैक और सजेशंस देते हैं। अब क्या हो रहा है, टॉप लेवल वाले अपनी क्या दे रहे हैं, पॉलिसी स्ट्रेटेजीज दे रहे हैं नीचे वालों पे नाफिज करने के लिए। और नीचे वाले जो हैं वो फीडबैक और सजेशंस दे रहे हैं ऊपर वालों को टू मेक इम्प्रूवमेंट्स। और जो दरमियान वाला बंदा है वो इन दोनों को कम्युनिकेशन करवा रहा है। ठीक है। फूड सर्विस बेसिकली कोई भी, अगर हमने घर से बाहर कोई फूड का एक सर्व करना है, लाइक कोई भी फूड खाना खिलाने की जगह, दैट इज द फूड सर्विस मैनेजमेंट। टेस्ट प्रेफरेंस होती है कुछ जगहों पे और कुछ जगहों पे हेल्थ प्रेफरेंस होती है। ठीक है। ये अपने साइड पे एक मिनट ये फ्लो चार्ट इंक्लूड किया है, ये भी आप देख लीजिएगा। तो ये उन्होंने जगह लिख दिया कि फलां जो है ये इन जगहों पर टेस्ट प्रेफर किया जाता है, और यहाँ पे हॉस्पिटल्स में हेल्थ प्रेफरेंस होती है, नर्सिंग होम में, डे केयर सेंटर, ऑफिस एंड डिपार्टमेंटल स्टोर में पहली प्रेफरेंस क्या होती है कि हेल्थ को प्रेफर किया जाए। एथनिक फूड रेस्टोरेंट वो होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक कुजीन पे काम करते हैं, लाइक चाइनीज कुजीन है, सिंगापोरियन है, इटालियन है, पाकिस्तानी, ये सब कॉन्टिनेंट कुजीन है। जो स्पेसिफिकली इस तरह के होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं एथनिक फूड रेस्टोरेंट, राइट। और इधर नर्सिंग होम्स होते हैं जहाँ पे ये बूढ़े लोग या वो लोग जो, नर्सिंग होम बेसिकली क्या होते हैं कि मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों की, MSc के इन्फॉर्मेशन होते हैं, MSc में इसका सब्जेक्ट है। ठीक है। नर्सिंग होम वो होते हैं कि ऐसे लोग जो इतने बीमार नहीं है कि उन्हें हॉस्पिटल में रखा जाए, और इतने तंदुरुस्त भी नहीं है कि उन्हें घर में रखा जाए। तो उनके लिए एक मिडिल लेवल रखा जाता है कि वो वहां पे रहते हैं, वहां पे अपने नॉर्मल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, लेकिन वहां पे अमला मौजूद होता है जो कि उनकी प्रॉपर केयर करता है। ठीक है। उनको हम नर्सिंग होम्स कहते हैं। ये आप चैलेंजेस आपको पता लग जाता है कि टेस्ट क्या है। वाइटामिन रिक्वायर वैरायटी एंड अवेलेबिलिटी। टेस्टी फूड में भी कॉस्टली, न्यूट्रिशन शुड बी प्रेफर्ड टू। वाइटन नहीं आना, शायद इट आना था।
बेसिकली वैरायटी है, अवेलेबिलिटी है, ये चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस क्या होते हैं कि क्या क्या मसले आ सकते हैं। लोग या कस्टमर जो है वो अक्सर मांगते हैं कि वैरायटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी चैलेंज है कि टेस्ट टेस्ट के हवाले से चैलेंज ये है कि बहुत ज्यादा वैरायटी और अवेलेबिलिटी कस्टमर कस्टमर मांगते हैं। बट जितने ज्यादा फूड आइटम रखोगे उतना वो आपको मैनेज करना मुश्किल होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप टेस्ट को इनहेंस करते हो तो आपको कॉस्ट पड़ती है, दैट इज अ चैलेंज। और न्यूट्रिशन को प्रेफर किया जाना चाहिए बट नहीं किया जाता, तो दैट इज अ चैलेंज टू। हेल्थ के हवाले से लाइक आप अगर आप देख रहे हो कि आप हॉस्पिटल के लेवल पे मैनेजमेंट कर रहे हो फूड सर्विस की, तो यू शुड नो कि एक बंदा सीवीडी का पेशेंट है तो उसको उसके हिसाब से डाइट होनी चाहिए, उसका खाना उसके हिसाब से बनना चाहिए। डिजीज स्पेसिफिक फूड जिन्हें कहते हैं, हेल्दी फूड प्रोवाइड करें और प्रिवेंटिव एक्शन को फॉलो करें। ये चैलेंजेस होते हैं कि जो एक फूड सर्विस मैनेजमेंट में कंसीडर किया जाता है कि इनको हमें टारगेट्स कर लो कि इनको हमने अचीव करना है, लेकिन ये मुश्किल होते हैं, ठीक है। सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं वो फूड सर्विस मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं, ठीक है। लाइक हॉस्पिटल है, नर्सिंग स्कूल्स एंड ओल्ड होम्स, वहां पे आपको कोई प्रॉपर इदारा नहीं मिलेगा जो कि फूड को रेगुलेट कर रहा है, उनके रूल्स रेगुलेशन, उनके जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है, उसके अलावा उसकी जो हाइजीन है उस पर कोई फोकस करे, ठीक है। बहुत सारे हॉस्पिटल में बस ऐसे खाना बनता है, चला जाता है। नर्सिंग होम्स हैं, स्कूल्स हैं, ओल्ड होम्स हैं, यहाँ पे बस खाना बनता है, कोई एक कुक है वो खाना बनाता है, सर्व कर देता है, ठीक है। उसकी कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है कि ये बंदा इसको इसको ये बीमारी है या इसकी ये प्रेफरेंसेस है, इसके मुताबिक फूड बनना चाहिए, तो ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं होती। दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, जो फूड सर्विस मैनेजमेंट के एक पहला लेक्चर होता है, पहली स्लाइड है शायद। अब हम चलते हैं सेकंड लेक्चर पे, इसी के डेटा फूड टाइप्स ऑफ फूड सर्विसेज। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड सर्विस सर्विसेज, जिनमें से ये कुछ लिखी भी हुई हैं। पहला है कन्वेंशनल सिस्टम। अच्छा, जो कन्वेंशनल सिस्टम है बेसिकली वो होता है कि रॉ फूड और परचेज, इसमें हम रॉ फूड खरीदेंगे, ऑन साइट उसको प्रिपेयर करेंगे एंड सर्व सून आफ्टर प्रिपरेशन, ठीक है। किचन भी वही होगा, और फूड जो है वो, एक मिनट, तब तक जो है वो सर्व नहीं किया, मतलब अगर हॉट है या कोल्ड है उसको रखा जाता है तब तक जब तक कि वो सर्व नहीं किया जाता। आम इंसान में जो हम लोकली यहाँ पे देखते हैं, अब रेस्टोरेंट देख लो, कैफे पे आप जाते हो, ठीक है, उन्होंने रॉ आलू वगैरह खरीद के रख लिए, ठीक है। जैसे ही आप आए उन्होंने जो है ना उसको वहां पे फौरन आपके सामने प्रिपरेशन की खाने की, वही किचन था, और आपको ला के रख दिया आपके सामने। और अगर आप में देर है, आपने कहा जी 10-15 मिनट तक हमें चाहिए, तो 10-15 मिनट तक उसको चूल्हे के पास या अगर फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में रखेंगे, ताकि आपको गर्म या ठंडा ठंडा ही सर्व किया जाए, जिस भी फॉर्म में वो बेस्ट है। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्योंकि आप फॉरन से पका रहे हो, आपके सामने सारा कुछ हो रहा है, रॉ मटेरियल से आपने फूड बनाया है, तो क्वालिटी कंट्रोल है। आपको फ्रोजन फूड की जरूरत नहीं होती, बिकॉज रॉ मटेरियल रफ होता है। फ्रोजन फूड होते हैं लाइक ये जो नगट्स हैं, आप केएनएन के ले आए, और आपने वो अब रॉ केएनएन के नगट्स रॉ मटेरियल नहीं है, वो प्रिपेयर्ड फूड है, प्रीपेयर्ड फूड है, जिसको आप फर्दर प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो उस केस में फिर ये जो है ना वो कॉस्टली होता है। तो यहाँ फ्रोजन फूड का कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको फ्रोज करना ही नहीं पड़ता, आपने रॉ मटेरियल को डायरेक्टली रेडी टू यूज फूड में कन्वर्ट कर दिया। अडाप्टेबल टू रीजनल, आप रीजनल चेंज भी लेके आ सकते हो, ठीक है। रीजनल क्या है कि आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी फूड्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। एथनिक एंड इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को भी देख सकते हो। लाइक अगर वो कह देते हैं कि बंदा आके कि यार मैंने ना अपने ऑयल ना थोड़ा डालना, आप कह देते हो यार मसाला कम रखना, तो वो इस कन्वेंशनल फूड सिस्टम में एक्सेप्टेबल चीजें हो जाती है, ठीक है। बिकॉज वो तो उसने रॉ मटेरियल से प्रिपेयर करना है, आपके सामने सारा कुछ करना है, तो वो कर सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है कि अनइवन स्ट्रेसफुल वर्क डेज आ सकते हैं। किसी टाइम में मतलब पूरा दिन, अब सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लोग खाना ज्यादा खाते हैं, उस टाइम पे इतना आपको रश लग जाएगा और आपको बनाने में मुश्किल होगी, बिकॉज आप ऑन टाइम बना रहे हो, ठीक है। और बाकी कुछ दिन कुछ टाइम ऐसा होगा लाइक 11-12 1 बजे, 11-12 बजे, 10 बजे खाली वेले बैठे रहोगे, तो अन इवन स्ट्रेसफुल वर्क डे होता है। मेन्यू आप डिफरेंट रखते हो, डिफरेंट मेन्यू पर डे इज अ वर्कलोड एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आपका मेन्यू डिफरेंट है। आपने 150 आइटम या 20 आइटम भी लिख के दी हुई हैं कि आप इनमें से जो भी खाना चाहो, क्योंकि कन्वेंशनल में यही होता है ना, आप जाते हो मेन्यू देते हैं, आप उन 20 में से कोई भी खाना चाहो, तो अब उसके मुताबिक उनको उतना ही मटेरियल रखना पड़ता है, उतनी ही वर्कफोर्स चाहिए जो उस चीज को प्रिपेयर कर सके, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफिकल्ट होता है। स्केजुलिंग वर्कर में भी डिफिकल्ट विद ओवरलैपिंग शिफ्ट, कि वर्कर्स को मैनेज करना, अगर शिफ्ट आपने रखी हुई है 8-8 घंटे की, तो उनकी शिफ्टिंग करना और उन्हें बताना कि ओके आपका अब यहाँ से आगे आपका काम होगा, तो वहां पे इश्यूज आते हैं, ठीक है।
ये है कन्वेंशनल सिस्टम। इसमें कुछ मॉडिफाइड कन्वेंशनल सिस्टम है। अब मॉडिफिकेशन इसमें क्या है कि टाइम और लेबर कॉस्ट को रिड्यूस किया। फूड सर्विस मैनेजर परचेज सम फूड विद बिल्ट इन लेबर। मतलब इसमें क्या है कि अब जो एक बंदा है जो जा रहा है, और मतलब एक बंदा आपने रखा हुआ है जो बाजार जाएगा, चीज लेके आएगा और आके आपको देगा, फिर आप उसको कर रहे हो, अपना सारा काम भी कर रहे हो, ठीक है। तो वो टाइम करता है, टाइम भी लगता है, लेबर कॉस्ट भी लगती है, ठीक है। क्यों लगती है? क्योंकि अ, बाजार गया, वो लेके आ रहा है सामान, फिर आके बैठा है। तो यहाँ पे आपके पास है बिल्ट इन लेबर। बिल्ट इन लेबर से क्या मुराद है कि आपका अपना बंदा है, उसने सामान लेके रख लिया। एक दूसरी जो कन्वेंशनल सिस्टम में क्या होता है कि आपने ऑर्डर दिया होता है कि भाई इतने किलो आलू पहुंचा दो, वो ला के दे देते हैं। उसमें थोड़ा सा इशू आता है टाइम का, वो कब आ रहा है कब जाएगा। एक आपके पास बिल्ट इन लेबर है कि आपने जनाब सामान मंगा के एक अपना बंदा भेजा, वो इकट्ठा सामान ला के उसने स्टोर कर दिया है। अब आपको मॉडिफाइड, आपके पास पीछे सामान पड़ा है, आप फौरन से उसका काम करते हो। इसमें क्या है कि लेबर शॉर्टेज को आप टैकल कर सकते हो, आपको कम लेबर लगती है, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक बंदा आपने पानी के लिए नहीं भेजा हुआ, एक स्पेसिफिक बंदा आपने सामान के लिए नहीं भेजा हुआ, एक स्पेसिफिक बंदा वहां गया हुआ, इधर गया हुआ, नहीं। सारा कुछ आपके पास बिल्ट इन लेबर है। आपने जो काम, वो जो कुकिंग करवा कर रहा है, वही जाके सामान भी लेके आ सकता है। कब? जो जैसे कि ऊपर वाले हमने पॉइंट में पढ़ा कि उनके पास फ्री टाइम भी होता है, एक 9 10 बजे 11 बजे, या 10 11 बजे कोई भी नहीं होता, एक दो सीधा सीधा लोग होते हैं, आप उन्हीं को भेजें कि आप सामान लेके आएं। तो आपकी लेबर शॉर्टेज भी मैनेज हो गई, लेबर कॉस्ट, आपको ज्यादा लोग नहीं रखने पड़े तो कॉस्ट भी मैनेज हो गई। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ फूड, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो आप न्यू फॉर्म ऑफ फूड और नए नए तजर्बे भी कर सकते हो। वो बहुत स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, आप इस इतनी सी कहानी को मैं किसी और एंगल से बताऊंगा तब भी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक जनरलाइज चीज है। अच्छा, एक होता है रेडी प्रिपेयर्ड सिस्टम। इसको हम कुक चिल या कुक फ्री सिस्टम भी कहते हैं। ये ब्लैंक आई थी, मुझे याद है, हमें आई थी। फूड आर प्रिपेयर्ड ऑन साइट देन चिल्ड और फ्रोजन एंड स्टोर्ड फॉर रीहीटिंग एट अ लेटर। ये इस कंसेप्ट ज्यादा चलता है आजकल होटल्स के अंदर। क्या करते हैं कि खाना प्रिपेयर करके उसको फ्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही आप आगे ऑर्डर देते हैं, उसको दोबारा से वो निकालते हैं फ्रिज से और उसको गर्म करते हैं और आपको दे देते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि ये थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। क्यों इजी होता है? क्योंकि आपने बस खाना बनाया, फ्री टाइम में आपने खाना अच्छा खासा देग पूरी तैयार कर ली, या जो भी आपने फूड के डब्बे प्रिपेयर किया, आपने उसको फ्रीज कर दिया। जैसे ही ग्राहक आया, आपने उसको डीप फ्रीज किया या उसको हीट किया अच्छी तरह से, और उस कंज्यूमर को या कस्टमर को आपने फूड दे दिया। फायदे क्या हैं? अप डाउन ऑफ वर्कलोड रिड्यूस हो गया, क्योंकि एक जब बेशक 100 गाहक आ गए, आपके पास फ्रोजन पड़ा, आपने हीट करना है देना है, हीट करना है देना है, ठीक है। तो वो जो एक अप डाउन आ रहा था, जो एक सारे दिन में फ्री टाइम आप में आप वेले थे और किसी टाइम पे आपकी जान निकल रही थी, आपने उसको मैनेज कर लिया, फ्री टाइम में आपने पका लिया, अब आप सर्व कर रहे हो। नए एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट जो है वो इनहेंस्ड हो जाती है। इनहेंस क्यों हो जाती है? कि अब इसमें जो है कि जैसे लास्ट जो ऊपर वाला कन्वेंशनल सिस्टम था, उसमें ये कि फॉरेन कुक करना है, अभी बनाना है, ठीक है। पहले वाला एम्प्लॉय अगर खाना बना रहा है और उसकी 8 बजे तक शिफ्ट है, 7:50 हो गया, अब उसने कहना मुझे इजाजत दें, खाना बीच में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं थी। रेडी प्रिपेयर फूड में ये है कि एक बंदे ने खाना बना दिया, अगर अगला बंदा आ भी गया तो उसने सिर्फ हीट करके देना है, वो गर्म करेगा देता जाएगा, गर्म करेगा देता जाएगा, तो डेफिनेटली जो अगला नेक्स्ट एम्प्लॉय आना है उसकी रिक्रूटमेंट आसान है। लेस लेबर कॉस्ट है, क्योंकि आपको पर्सन बहुत ज्यादा एट अ टाइम नहीं चाहिए। लास्ट टाइम में वाले में क्या था, पिछले वाले कन्वेंशनल में, कि अगर 100 गाहक आ गया तो आपको उस टाइम के लिए, उतने 2 घंटे के लिए आपको 4 बंदे एक्स्ट्रा चाहिए, और 4 बंदे 2 घंटे के लिए नहीं आते, वो फिर पूरे दिन की आपकी जो है ना वो शिफ्ट लगती है, ठीक है। तो इससे आप क्या कह सकते हो कि आप वही 2 4 लोगों को, उसने पहले खाना बना भी दिया वर्क आवर के टाइम पे, सिर्फ आपको बहुत ज्यादा लोग चाहिए भी नहीं थे, तो आपकी कॉस्ट बचती है। क्वालिटी एंड कंट्रोल, क्वांटिटी कंट्रोल आप इंप्रूव कर सकते हो। कैसे इंप्रूव कर सकते हो? कि खाना क्योंकि बना ही एक टाइम पे है, तो उसकी एक जैसी क्वालिटी होगी, और आपने उसको क्योंकि फ्रीज कर दिया, तो आपको पता है कि इतनी अमाउंट मैंने सर्व करनी है, ठीक है। तो आपका वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी कंट्रोल दोनों हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो फ्रीजिंग सिस्टम है, ये बेसिकली उसको न्यूट्रिएंट्स को के लॉस को बचाता है, क्योंकि जब आप उसको सर्विंग टेम्परेचर पे रखते हो, लाइक आपने खाना बना के उसको लोकली, जिस तरह ये हमारे रेडियो पे हलीम वाले नान चने वाले ये पड़े होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इनमें चांसेस होते हैं कि न्यूट्रिएंट लॉस होगा, क्योंकि आपने उसको कॉन्टिन्यूस हीट पे रखा हुआ है, ठीक है। वो अक्सर कॉन्टिन्यूस हीट पे रखते हैं, गरम गरम रखा हुआ है, ठीक है। उससे न्यूट्रिएंट लॉसेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसे आप फ्रीज कर देते हो, जब वो सर्व आएगा, एक बार आपने उसको सर्व हीट किया और आपने कस्टमर को दे दिया, तो न्यूट्रिएंट लॉस के चांसेस कम है। नुकसान क्या है कि आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए,
इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है। ब्लास्ट चिलर, वही ठंडा करने वाला जो सिस्टम है, उसके लिए आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। फूड सेफ्टी एसेंशियल है, इसमें फूड सेफ्टी का मसला हो सकता है क्योंकि आपने स्टोर कर दिया बहुत सारा फूड, उसमें चांसेस हो सकते हैं कंटेमिनेशन के, एक फूड के दूसरे के साथ मिल जाने के, तो उसका कंसर्न हो सकता है। और इक्विपमेंट आपको प्रॉपर चाहिए, रीथर्मलाइजेशन। रीथर्मलाइजेशन का मतलब है कि उसको दोबारा हीट करना है, तो कॉस्ट महंगी पड़ जाएगी। फ्रीज करने के लिए लहदा, दोबारा से उसको रीहीट करने के लिए फिर से आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसमें ये इश्यूज आ जाते हैं कि आपको वो चीजें जो है वो कॉस्टली पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कमिश्नरी। कमिश्नरी जो है बेसिकली फूड प्रिपेयर किया जाता है सेंट्रल किचन में, और उसके बाद ऑफ साइट फैसिलिटीज पे डिलीवर कर दिया जाता है। लाइक गोरमे है, ठीक है, गोरमे अपनी एक सेंटर, फैसलाबाद में सेंटर में एक जगह पे वो फूड प्रिपेयर करते हैं, और आगे जो है वो उन्होंने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया। इस तरह सैलानी है, सैलानी क्या करते हैं कि वो अपने बजाय कि अपने हर सेंटर पे खाना बनाए, उन्होंने क्या किया, एक जगह पे खाना बनाया, और अपनी डिफरेंट मतलब सेंट्रल किचन उनका एक जगह पे है शहर के किसी एक तरफ, वहां से उन्होंने अपने सारे एरियाज में जहां जहां उनके सेंटर बने हुए थे, ऑफ साइट फैसिलिटीज बनी हुई थी, वहां उन्होंने वो खाना भिजवा दिया। अब वहां उस जगह पे क्या होगा कि वहां पे आपको वो खाना जो है वो सर्व गर्म करके सर्व कर दिया जाएगा। ठीक है। फाइनल प्रिपरेशन मतलब उन्होंने प्री कुक किया। प्री कुक का मतलब है कि जिस तरह आपने अक्सर देखा हो, ये चिप्स वाले करते हैं, वो क्या करते हैं, हाफ फ्राई करके ना चिप्स को रख देते हैं। ठीक है, कि फर्दर जो है जैसे ही कोई गाहक आएगा तो वो उसको फर्दर फ्राई करके वो उसको सर्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है कि सेंट्रल फैसिलिटी में बहुत ज्यादा अमाउंट में जो मेजर प्रिपरेशन का मेजर टास्क है या जो मेजर काम है, ज्यादा सारा काम वो वहां पे करके अपनी ऑफ साइट्स पे डिलीवर कर देते हैं। वहां से आगे क्या होता है कि वहां से उन साइट्स पे या उन जगह पे फर्दर उसमें थोड़ा बहुत उसको हीट करके जो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन रहती है वो करके तो उसको सर्व कर देते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या है कि कॉस्ट सेविंग आपकी बचती है, हर जगह अलग अलग खाना नहीं बन रहा है एक जगह पे, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रोल प्ले करता है। कि उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल इफेक्टिव है और कंसिस्टेंट है। क्या आपकी 10 ब्रांचेज है तो 10 की 10 ब्रांचेज में एक तरह का फूड गया है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल हो गया। और डुप्लीकेशन ऑफ लेबर की जरूरत नहीं है, एक जगह पे खाना इकट्ठा बन गया तो आपने अब उसको बार बार आपको कभी उधर, और दो दो लोग नहीं चाहिए आपको खाना प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ लेबर क्या है, 10 गवर्नमेंट की ब्रांचेज, 10 के 10 कुक हैं, 10 ही वहां पे सर्वर है। सर्व तो डेफिनेटली हर जगह चाहिए, 10 कुक चाहिए। यहाँ पे आपको क्या है कि आपने खाना जो है वो एक कुक ने मेनली इकट्ठा बना दिया, फाइनल प्रिपरेशन के लिए आपको एक नॉर्मल पर्सन जो कि सर्व भी कर सकता है, वो खुद ही वहां पे फौरन से उसको फाइनल प्रिपरेशन है, कोई मसाला डालना है, कोई ऊपर वो धनिया पुदीना डाल के उसकी गार्निशिंग करके वो सर्व कर देगा। और डुप्लीकेशन ऑफ लेबर यहाँ पे नहीं है। फूड सेफ्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड में भी कंसर्न। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, फूड सेफ्टी है कि जब खाना वहां से पक के एक साइट पे जा रहा है तो दैट इज अ कुक्ड फूड, प्री कुक्ड फूड है, उसमें कोई कंटेमिनेशन हो जाए, लेके आने और जाने में कोई कंटेमिनेशन हो जाए तो वो फिर क्योंकि बने हुए या हाफ कुक खाने में तो आप कंटेमिनेशन रिमूव नहीं ना कर सकते, रॉ फूड से तो आप वॉश कर लिया या उसको रिमूव कर दिया तो आप उसको कर सकते हो। कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं और कॉस्टली हो सकता है बिकॉज यू विल नीड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कि एक जगह खाना बन रहा है और बने हुए खाने को आपने दूसरी जगह लेके जाना है। ठीक है। लास्ट होता है असेंबली एंड सर्व सिस्टम, जिसको हम कहते हैं, इसको हम किचन लेस किचन कहते हैं। ठीक है, किचन लेस किचन। फुली प्रिपेयर्ड फूड और परचेज स्टोर्ड असेंबल्ड हीट एंड सर्व, आपने एक जगह से बना बनाया खाना लिया, उसको स्टोर कर लिया। ठीक है, गाहक आया आपने बेच दिया, सिंपल है। तो आप एक स्टोरेज हाउस का काम कर रहे हैं इसमें। evolve with the development of a variety of high quality frozen entries and other products that have appeared on the market। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक इदारा या एक फैक्ट्री या एक फैक्ट्री है, वो क्या कर रही है, वो खाना बनाती है, या एक बड़ा इदारा है, उन्होंने पूरा खाना बनाया, आपने वहां से खरीदा, खरीद के आपने उसको स्टोर कर लिया, बाद में आपने असेंबल किया। असेंबल करने का मतलब होता है कि आपने उसकी कोई नई वैरायटी बनानी है तो आपने उसमें कोई फ्लेवर ऐड कर दिया और आपने बेच दिया। ठीक है, तो बना बनाया खाना था, आपने आगे भेज दिया, तो इसको कहते हैं किचन लेस किचन। आपको कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने बस फाइनली अपना कोई एक आधी नई खुराफात की है। जिस तरह आप करोगे अभी न्यूट्रिशन मेले पे, क्या करोगे, बना बनाया चीज लोगे, आके उसमें कोई ना कोई नया पंगा लेके या उसको अपना नाम दे के आप उसको सेल कर दोगे। ठीक है। बिल्ट इन लेबर सेविंग, लेबर सेविंग हो जाएगी, बहुत लोग नहीं चाहिए आपको बनाने के लिए, पर्सनल थोड़े चाहिए, इक्विपमेंट की प्रोक्यूटमेंट कॉस्ट ये मिनिमल होंगी। ठीक है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि आपको वैरायटी कम मिलेगी, क्योंकि आप बना बनाया फूड ले रहे हो तो वो जितने फूड्स वो बना रहे हैं आपको वही अवेलेबल हो सकते हैं। आप अपनी मर्जी से
कोई भी नया फ्लेवर, नई चीजें, मतलब नया नई टाइप ऑफ वैरायटी नहीं बना सकते, बिकॉज यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रॉ फूड। आपको बना बनाया फूड मेरा, आप बना बनाया आगे बेच रहे हो, कॉस्ट आएगी, प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी कम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपने खाना लिया, उसको फ्रीज किया, फ्रीज करने के बाद दोबारा से रीहीट किया और पर्सन को दिया, तो एक्सेप्टेबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं, स्टोरेज इश्यूज आ सकते हैं, रिसाइकलिंग और डिस्पोजेबल ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो आप जब, क्योंकि जब खाना बनाओगे तो दे विल बी पैक्ड फूड, ठीक है, पैकेज होके आएगा पीछे से, उस पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। अगर आपने वैसे ही खुली भी लिया है तो यू हैव टू पैक इट बिफोर सर्विंग, तो वो पैकेजिंग कॉस्ट आपकी आ सकती है, और उसकी फिर उसको रिसाइकल करना, उसको डिस्पोज करना, दैट इज एन अदर टास्क। ये जो ऊपर वाले हमने 6 क्लासिफिकेशन की हैं, ये सारी की सारी बेसिक्स हैं उनकी, कि किन 6 बेसिस पे की है। लोकेशन ऑफ प्रिपरेशन, किसी में वहीं बिल्ट इन किचन था, किसी में किचन था सेंट्रल किचन, किसी में किचन था ही नहीं, कहीं से लिया। अमाउंट ऑफ होल्डिंग टाइम, कि आप कितनी देर खाना रखते हो, किसी में फौरन सर्व कर दिया, किसी में स्टोर करके सर्व किया, किसी में फ्रीज फूड था, बाद में उसको सर्व किया। मेथड ऑफ होल्डिंग कुक्ड फूड, कि आप उसको किस मेथड से स्टोर कर रहे हो, फ्रीज कर रहे हो, उसको हीट कर रहे हो, उसको हीटिंग टेम्परेचर पे रखा हुआ है, मतलब चने वाले हीटिंग टेम्परेचर पे रखते हैं, कुछ फ्रीज कर लेते हैं, कुछ ने जो है वो लिया ही ऑन टाइम, और कोई उसको होल्ड ही नहीं कर रहे, ठीक है। फूड किस फॉर्म में परचेज किया, रॉ फूड लिया, प्री कुक्ड फूड लिया, सेमी कुक्ड फूड लिया, या प्योरली कुक्ड फूड लिया, उसकी बेस पे डिफरेंशिएशन है, लेबर ज्यादा लगी, कम लगी, कौन कौन चाहिए था, और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, इन सारी बेसिस के ऊपर ये ऊपर वाली क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। तो आप अगर 6 पॉइंट रखोगे ये जहन में, और ऊपर वाली बात के कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर कर दोगे, मतलब आपके जहन में क्लियर होगा कि इस मेथड में ये चीजें थी, तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट ऑल, ठीक है। आप सारे पॉइंट्स में सारी चीजें लिख सकते हो। इफेक्टिवनेस आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ऐसा बताने वाली चीज नहीं है। कुक चिल मेथड और कुक फ्रीज मेथड है। कुक चिल के अंदर क्या है, फूड प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद चिल कर देते हैं, ठीक है। और कुक फ्रीज के अंदर फूड प्रिपेयर करके उसको फ्रोज कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ओवरऑल 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड। 90 मिनट के लिए उसको स्टोर करके उसके बाद रेफ्रिजरेट कर देते हो पहले, ठीक है। खाना कुक किया, उसका टेम्परेचर 2.7 डिग्री तक लोअर कर दिया, और 90 मिनट के लिए, और उसके बाद उसको रेफ्रिजरेट कर देते हो, ठीक है। और इसमें जो कुक फ्रीज है, इसमें एक ब्लास्ट और क्रायोजेनिक फ्रीज इज यूज टू क्विकली फ्रीज फूड एंड प्रिवेंट सेल डैमेज। इसमें आप क्या करते हो, ये क्रायोजेनिक फूड फ्रीजिंग भी क्वेश्चन आया था, कि आपने फूड कुक किया, कुक करने के बाद फौरन से उसको फ्रीज कर दिया। फौरन से फ्रीज कैसे करते हैं, नाइट्रोजन, जो लिक्विड नाइट्रोजन है, आपको पता है इसका टेम्परेचर -80 डिग्री होता है, ठीक है। आपने डब्बे में खाना डाला, उसको आपने उसमें रख दिया है, मतलब डब्बा जो लोहे का डब्बा है, उसमें खाना डाल के उसको अपने लिक्विड नाइट्रोजन में रख दिया है, ठीक है। वो इतना लो टेम्परेचर है कि वो खाना फौरन से फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो लॉसेस होने होते हैं या कोई भी, क्योंकि फ्रीजिंग सेल डैमेज करती है, बट दिस इतनी इंस्टेंट जो फ्रीजिंग होगी, उसकी वजह से फूड के न्यूट्रिएंट्स बच जाएंगे, उसके अंदर किसी किस्म की कोई सेल डैमेज नहीं होगा, तो उससे जो फूड है वो सेफ रहता है। इससे प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है और कॉस्ट आपकी मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। द रेडी टू कुक फूड, आपको पता है 2 हीटिंग प्रोसीजर में जाते हैं, पहले उनको प्रिपेयर किया जाता है, और सेकंड जब हम उसको रीहीट करते हैं। यूज ऑफ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यूज ऑफ कमिश्नरी सिस्टम आर एयरलाइन केटरर्स, लार्ज सिटी स्कूल सिस्टम एंड फ्रेंचाइज और चेन रेस्टोरेंट सिस्टम। ये जो कमिश्नरी सिस्टम हमने पढ़ा था कि एक सेंट्रल किचन में फूड बना उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये बेसिकली एयरलाइन में सेंटर फूड बनेगा, हर एयरक्राफ्ट को अलग अलग फूड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। स्कूल सिस्टम, बड़ा स्कूल सिस्टम है, लाइक एक स्कूल है उसकी 20 ब्रांचेस है, तो सेंटर में खाना खाना बनेगा और बाकी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फ्रेंचाइज जिसकी होती है उस सिस्टम में, या चेन रेस्टोरेंट सिस्टम की, जिस तरह पीसी है, उसके 10 ब्रांचेज हैं फैसलाबाद में, फर्ज कर लें, ठीक है, तो वो 10 के 10 को खाना, फिर फ्रेंचाइज सिस्टम इसको कहते हैं। और असेंबली सर्विस सिस्टम जो होता है, ये हॉस्पिटल्स में होता है, लेकिन अभी इसमें मतलब इतना ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। जो हॉस्पिटल वाले असेंबली सिस्टम में हमने क्या देखा था, कि बना बनाया खाना लिया, उसको आगे सर्व कर दिया, ठीक है। तो वो अब हॉस्पिटल बना बनाया खाना लेगा, सर्व कर देगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस फूड सिस्टम, फूड सर्विस मैनेजमेंट। हमने 2 लेक्चर कवर किए हैं, होप सो आपको समझ आएगा। फूड सर्विस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है, एंड द सेकंड वन इज टाइप्स ऑफ फूड सर्विसेज, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस होल लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। अल्लाह हाफिज।